हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री का परमाणु संरचना और सिद्धांत का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, संभारिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणुकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, हुंड के नियम के बारे में हम पढ़ लेंगे और क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ लें। आज का ये चैप्टर हम लोग ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ख़त्म हो जाएगा आज। हम लोग पता है कि हम लोग इसके जो सामान्य विज्ञान है उसके जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित क्वेश्चन है उसी को हम पढ़ रहे हैं। जो इसके बाद पढ़ लेने के बाद हम लोग को अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का है समस्थानिक, यानी इसको आइसोटॉप्स। तो समस्थानिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइसोटॉप्स पूछता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी तो जैसे है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे है हम लोग का नोट, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होती है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे है हम लोगों का कार्बन, तो ये जो कार्बन है 6 और 6 जो है हम लोग का परमाणु क्रमांक है, और ये जो ऊपर 12 है हम लोग का ये परमाणु भार है। ठीक है दोस्तों, और इसी के प्रकार कार्बन में ये 6 हम लोग का परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक हम लोग का समान है, तो इसलिए हम लोग इसको समस्थानिक कहेंगे। और परमाणु भार क्या है हम लोग का अलग है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो अलग होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भिन्नता किसके कारण होती है, तो न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग इसको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे तो 6 आ जाएगी, इसका भी 6 आएगा, और परमाणु क्रमांक भी निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और 6, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो 12, और परमाणु भार इसका आ जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में, तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन 8 और 17, और ऑक्सीजन 8 और 18, तो क्लोरीन 37 और 35, और क्लोरीन 17 और 37। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं समस्थानिकों का उपयोग, कहाँ कहाँ उपयोग होता है समस्थानिकों का उपयोग। जैसे पहला, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। तो कार्बन के समस्थानिक 14 का उपयोग कहाँ किया जाता है हम लोग का, तो जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है हम लोग का यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यूरेनियम समस्थानिक 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हम लोग का आयोडीन के समस्थानिक। तो आयोडीन के समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग घेगा रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जाँच के लिए। तो थायराइड की ग्रंथि की सक्रियता की जाँच के लिए या घेगा रोग की पता लगाने के लिए क्या, तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। चौथा है हम लोग का लोह है, यानी कि फेरस के समस्थानिक फेरस 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो समस्थानिक यानी कि फेरस 26 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पाँचवा है हम लोग का आर्सेनिक के समस्थानिक यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो समस्थानिक कौन सा है हम लोग का, तो आर्सेनिक 74 है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखते चलिएगा। छठवां हम लोग का कोबाल्ट के समस्थानिक यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा किरण निकलती है। तो कोबाल्ट के समस्थानिक यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सातवां है हम लोग का सोडियम के समस्थानिक यानी सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 का उपयोग क्या किया जाता है, तो रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो रक्त का थक्का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए, आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए, और फेरस 26 का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखते चलिएगा। आठवां है हम लोग का अल्प रक्तता यानी एनीमिया क्षय रोग यानी टीबी की जांच में फेरस 59 का उपयोग किया जाता है। तो अल्प रक्तता यानी एनीमिया क्षय रोग यानी टीबी की जांच के लिए किसका उपयोग करता है, तो फेरस यानी कि F59 का उपयोग किया जाता है। और अस्थि यानी, और हम लोग का 9वां हो जाएगा
अस्थि यानी कि बोन के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं। तो अस्थि यानी बोन के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग करते हैं समस्थानिक। एक्स यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन है। पौधों क्वेश्चन ही मतलब नंबर है हम लोग का 10वां का उपयोग कहाँ उपयोग करते हैं? तो पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 12 का उपयोग करते हैं। तो पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करना किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन 12 का उपयोग करते हैं। 11वां नंबर है तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24। तो तेल के कुओं का अध्ययन करना है या हम लोग का पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाना हो तो किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ नोट। सबसे पहले समस्थानिक यानी पोलेनियम यानी पीओ के होते हैं जो लगभग कितने होते हैं? तो 27 होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पोलोनियम कितने समस्थानिक होते हैं? तो 27 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और पोलोनियम का संकेत क्या होता है? तो पीओ होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या बदलने में समस्थानिक बदल जाता है। तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या जब बदलती है तो समस्थानिक क्या होता है? तो बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने पर हम लोग का क्या होता है? समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिक की रासायनिक विशेषता समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक की पहचान कैसे होती है? तो रासायनिक विशेषता क्या होती है? समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हम लोग का अलग अलग होता है, इसलिए समस्थानिक उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं संभारिक। संभारिक के बारे में यानी कि आइसोबार्स। विभिन्न परमाणु के जिनके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के संभारी कहलाते हैं। यानी कि विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं? तो समान होते हैं, यानी कि इनमें परमाणु भार समान होगा और उनके जो परमाणु क्रमांक होगा भिन्न भिन्न होगा, तो इसको क्या कहेंगे? हम लोग संभारिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे संभारिक में नाभिक यानी न्यूक्लियर की संख्या समान होती है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर की न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हम लोग का कार्बन 6 यानी 14, कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14, यानी कि हम लोग का ये जो परमाणु भार है 14, ये भार हम लोग का समान है और ये जो परमाणु संख्या है 6 और 7 ये क्या है? अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आर्गन है हम लोग का, आर्गन 18 40 है और कैल्शियम 20 और 40 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का 40 और 40 क्या है? हम लोग का बराबर, यानी परमाणु भार समान है, ये परमाणु क्रमांक क्या है? हम लोग का अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स। तो समन्यूट्रॉनिक्स में क्या होता है? तो विभिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी इसमें, तो इसको हम लोग समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का कार्बन 6 14 और ऑक्सीजन 8 16। तो इसमें न्यूट्रॉनों की जब संख्या निकाली जाएगी तो 6 में से 14 घटा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का 8 14 8 हो जाएगा हम लोग का, और इसमें भी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरे वाले में भी पोलेन फास्फोरस और ऑक्सीजन में भी घटाएंगे तो 16 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें तीसरे में भी हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम में हम लोग का कितना आ जाएगा? 2 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, और समन्यूट्रॉनिक निकालने के लिए हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पहले परमाणु भार में से हम लोग का परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक से घटा देने पर हम लोग का क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग को पिछले क्लास में पढ़ चुका है ये सब। अब हम लोग देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। वे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो असम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो जिसके परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, तो H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10। उसी प्रकार CH4 यानी मीथेन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। D2O में भी क्या हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। NH4 में भी 10 इलेक्ट्रॉन। H3O में भी 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम ये सब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सब। उसी प्रकार एल्यूमिनियम हुआ 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। फिर फास्फोरस में भी, इसी में भी फ्लोरीन है हम लोग का, तो 10 इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आइसोडाइफर यानी कि आइसोडाइफर। तो आइसोडाइफर किसे कहते हैं? वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो। तो आइसोडाइफर किसे कहेंगे? तो जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होगा? तो समान होगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर क्या होगा? समान होगा।
जैसे है थोरियम। थोरियम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, जैसे हम लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो न्यूट्रॉन में परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो 144 हो जाएगा हम लोग का न्यूट्रॉन की संख्या, और प्रोटॉन हो जाएगा हम लोग का 90 है। ठीक है दोस्तों, और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर कितना हो जाएगा, 14। तो हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान है। और इसी प्रकार यूरेनियम में हम लोग देखते हैं, ये तो थोरियम का था, ये यूरेनियम में देखते हैं। यूरेनियम में 92 है और 238, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 146 हो जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या 92 है हम लोग का, और इसका इन दोनों का अंतर करेंगे तो 54। तो इन दोनों का अंतर क्या है हम लोग का, 54 आ गया। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर क्या आ गया, 54। तो ये क्या हो गया, तो थोरियम और यूरेनियम क्या हो गया हम लोग का, आइसोडाइफर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। अणु शब्द का परिचय किसने दिया, तो डेमोक्रेट्स ने दिया। तो अणु शब्द का सबसे पहले परिचय किसने दिया, तो डेमोक्रेट्स ने दिया। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। तो किसी यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है हम लोग का क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ क्या कहलाएगा, अणु बना कहलाता है। तो दो या दो से जो अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अणु कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, तो अणु होता है। तो पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है हम लोग का अणु होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का है अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे है समांगी अणु और होता है एक विषमांगी अणु। तो समांगी अणु को हम लोग क्या करते हैं, तो होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे है हम लोग का एक समान अणु से बनता है। तो इसमें क्या होता है, तो एक समान अणु होता है, जैसे H2 होता है, N2 और O2, ये एक समान अणु है। विषमांगी अणु में हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि असमान अणु से बनता है। तो H2O, NaCl, NH4 ये क्या है हम लोग का विषमांगी अणु है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का नोट है, किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता यानी एटमोसिटी कहा जाता है। तो किसी अणु में जो परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है, तो किसी अणु में जो कुल परमाणुओं की संख्या होती है उसे क्या कहलाते हैं हम लोग, परमाणुकता कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी अक्रिय गैस है जैसे हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, यह एक परमाणुक अणु है होते हैं। तो अक्रिय गैसों की परमाणुकता हम लोग कितनी हो जाएगी, तो अक्रिय गैसों की परमाणुकता हम लोग की 1 होती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो अक्रिय गैसों की परमाणुकता 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं परमाणुकता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एटमोसिटी, तो अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो परमाणुकता निकालना दोस्तों पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो अणु का जो गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग को, परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहलाते हैं। तो किसी अणु के परमाणु की जो कुल संख्या होती है उसे परमाणुकता कहते हैं। और सभी अक्रिय गैसों की हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान का परमाणुक अणु क्या होते हैं और अक्रिय गैसों की परमाणुकता क्या होती है हम लोग की 1 होती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा। अब उसी प्रकार हम लोग अणु और परमाणुकता निकालना सीखते हैं। जैसे है हम लोग का अणु और परमाणुकता, तो अणु यानी कि H2 में हम लोग की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 है। ठीक है दोस्तों, N2 की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, तो 2। O2 की कितनी हो जाएगी, तो 2। उसी प्रकार हीलियम की कितनी हो जाएगी, 1, और नियान की हो जाएगी 1। तो हम लोग का अणु और परमाणुकता इसी प्रकार निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का 2 जिसके नीचे ये लगा रहेगा उसकी परमाणुकता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिंगल परमाणुकता, विषम परमाणुकता के लिए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल अणु के लिए होगा ये सिर्फ, और विषम अणु के लिए ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, परमाणुकता। तो जैसे है हम लोग का CH4, तो इसकी परमाणुकता निकालनी होगी। तो जैसे है हम लोग का 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कि एक हम लोग का कार्बन, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी हम लोग की 5। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये निकल जाएगा। जैसे H2O का निकालना होगा हम लोग का, तो ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर हम लोग क्या करते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हुंड का नियम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हुंड का नियम, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई के विपरीत भरते हैं, फिर घड़ी की सुई की दिशा में भरते हैं। तो हम लोग का हुंड के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो पहले जोड़ा कैसे बनता है, पहले जोड़ा इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में भरते हैं। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ये सुई के पहले विपरीत दिशा में इस तरह। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में बढ़ते चले जाते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों,
तो उसी प्रकार ये वाला हम लोग का सही है, और ये बीच वाला जो क्या है खाली, इस तरह खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार भरता है। तो पहले हम लोग का क्लॉकवाइज, अरे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हम लोग का क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, ये बीच वाला खाली नहीं रहना चाहिए हम लोग का, तो ये वाला हम लोग गलत है, ये वाला सही है। ठीक है दोस्तों, जैसे है ये सोडियम का 11, तो ये भरा हुआ है 1s², 2s², 2p6 और 3s1। तो पहले ये एंटी क्लॉकवाइज लेकर गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब एंटी क्लॉक लेकर गया है, फिर उसके बाद फिर क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम से ले जाना है। ठीक है दोस्तों, बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार क्लोरीन का 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p5। उसी प्रकार ये कुंड के नियम के अनुसार ये पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज भरता है, फिर क्लॉकवाइज भरता है उनके नियम के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर क्या होता है। वैसी संख्या जो किसी एटॉम के अंतर्गत सेल की संख्या यानी सब सेल की संख्या या सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल की स्थिति या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्कर को बताता है, उसे क्वांटम संख्या कहा जाता है। जैसे क्वांटम संख्या कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा है तो क्वांटम नंबर कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, फिर तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, फिर चक्रण क्वांटम संख्या, और इसी को हम लोग स्पिन क्वांटम संख्या नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, 4 प्रकार के हम लोगों को क्वांटम संख्या होती है। तो पहला है हम लोग का मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या है उसके आकार को बताती है, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसको बताती है, तो सेल्स की संख्या और उसके आकार को बताती है। तो सेल की संख्या और उसके आकार को बतलाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो n से डिनोट करते हैं। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हम लोग रख सकते हैं इसी प्रकार लगातार n बराबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है हम लोग का वो कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ये नोट है हम लोग का। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो हम देखते हैं दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे एज़ोथेलियम क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग को क्या, एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या और उसके आकार को बताएगा। तो इसमें क्या बताएगा हम लोग को, दिगंशी क्वांटम संख्या में सब सेल को बताएगा और उसके आकार को बताता है। ठीक है दोस्तों, दिगंशी क्वांटम संख्या में हम लोग का एज़ोथेलियम क्वांटम संख्या नंबर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल से हम लोग डिनोट करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या को। इस प्रकार एल बराबर ओ माइनस एन, इसी प्रकार है एल बराबर ओ माइनस 1। तो एन बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम लोग का हो जाएगा एल बराबर ओ एरो चिन्ह एस। तो एन बराबर 2 रखते हैं तो एल 0 और 1 हो जाएगा। फिर इस क्या हो जाएगा, एस और पी में आ जाएगा हम लोग का। एन बराबर 3 रखते हैं तो एल क्या हो जाएगा, पहले 0 हो जाएगा, ए फिर 1 फिर 2। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग का 0 है। तो 1 0 1 2 3 यानी एस पी डी यानी कि डी तक चला जाएगा तीसरे में हम लोग का दिगंशी क्वांटम संख्या को। अब लोग हम लोग का तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इसमें के अंतर्गत सेल या और सबसेल को बताएगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे m से दर्शाते हैं। तो मैग्नेटिक को किसका दर्शाते हैं, तो m से दर्शाते हैं। m बराबर क्या हो जाएगा, -L2 + L, -L से +L तक होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। L बराबर अगर 1 रखते हैं तो m बराबर -1 से 0 या +1, और L बराबर 2 रखते हैं तो m बराबर -2 -1 -0, अरे 0 हो जाएगा, फिर +1 फिर +2, तो हम लोग का -1 से +L तक होता है। ठीक है दोस्तों, दिगंशी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा हम लोग का चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बताता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो चक्रण यानी कक्षा और उपकक्षा के इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा, वो कौन सी होगी क्वांटम संख्या, तो चक्रण क्वांटम संख्या होगी हम लोग की। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, +1/2 और एस बराबर -1/2 से होती है। ठीक है दोस्तों, इसका
ये पावली प्रिंसिपल यानी पावली नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। तो इसमें ऑर्बिट में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चौथा जो क्वांटम नंबर होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका n बराबर 1, तो l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2, n बराबर 1, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर क्या हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम लोग देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। ठीक है दोस्तों, इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा क्या होते हैं, एक द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होता है। इनका द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे लोग का C2H4 में कार्बन और हाइड्रोजन के भारों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 6:1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारों का अनुपात हम लोग को कितना है, जो 6:1 हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें लगभग 150 होंगे क्वेश्चन, 142 क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल से अब इसका 150 क्वेश्चन को पूरा हल करेंगे, 142। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।